नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में लगी उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि श्यामा जी का आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पीएम ने साकार किया है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद थे। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के वे कुलपति नियुक्त हुए थे। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने के लिए और पूरे बंगाल को अंग्रेजों की कुटिलता से बचाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे राष्ट्र नायकों का एक बड़ा योगदान रहा है। उस दौरान अनेक सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ने, प्रखर राष्ट्रवादी विचार प्रदान करने और देश के अंदर आजादी के पूरे आंदोलन के साथ सक्रिय सहभागिता यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पहचान बन गई थी। यही कारण था जब 1947 में देश आजाद होता है तो देश के प्रथम उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में संयुक्त सरकार में उन्हें भारत की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और। बड़ी जानकारी, जनता टीवी की खबर का हुआ असर। सचिवालय कर्मचारी संघ का होगा चुनाव, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। तो 12 जुलाई को सचिवालय संघ का चुनाव होगा। 2 दिन पहले जनता टीवी ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था। 11 साल से ये चुनाव नहीं हुआ और अब ये चुनाव जो है वो होने जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें, संगठन प्रदेश के कर्मचारियों की निगाहें सचिवालय संघ और सचिवालय संघ के चुनाव और उसकी कार्यप्रणाली पर लगी रहती है। तो हम निर्वाचन अधिकारी विशेष सचिव जो विधानसभा सचिवालय के विशेष सचिव हैं श्री ब्रजभूषण सिंह, उनका आभार प्रकट करते हैं कि निर्वाचन अधिकारी नामित होने के बाद उन्होंने कल अधिसूचना जारी कर दी है। हम इसका स्वागत करते हैं और सभी सचिवालय के कर्मचारियों में अत्यंत उत्साह और हर्ष की लहर है। 3500 लगभग मतदाता हैं, जिसमें कंप्यूटर सहायक से लेकर सचिवालय सेवा के विशेष सचिव स्तर तक के अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। ये 27 तारीख और 28 में नामांकन की प्रक्रिया है। नामांकन की प्रक्रिया होगी, फिर नाम वापसी होगी और उसके बाद 12 जुलाई को ये बहुप्रतीक्षित चुनाव जो है ये सचिवालय संघ का, ये 12 जुलाई को प्रस्तावित है। 13 और 14 तारीख को तिलक हाल में मतगणना होगी। और यूपी स्टेट ब्यूरो हेड हमारे साथ अनिल के अंकुर जी जुड़ गए हैं। अनिल के अंकुर जी, आखिरकार सचिवालय कर्मचारी संघ का जो चुनाव है वो होने जा रहा है। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। सचिवालय संघ के कार्यालय में हूँ, दफ्तर के अंदर, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे जो निवर्तमान अध्यक्ष है, जो निवर्तमान है, आज मौजूदा अभी सदस्य जब तक चुनाव संघ नहीं होता है तब अध्यक्ष रहेंगे, तो यादव मिश्रा जी साथ में कुछ और कर्मचारी संगठन के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले बात करता हूँ, इन कर्मचारियों में बहुत ही खुशी की लहर है। 2011 के बाद चुनाव हो रहा है, एक लंबे अवधि बाद चुनाव हो रहा है, कर्मचारियों में खुशी की लहर बहुत ज्यादा है। हम सबसे पहले जो अध्यक्ष जी है यादव मिश्रा जी, उनसे पूछना चाहेंगे भाई ये चुनाव आखिरकार विलंब से तो हुआ, क्या कारण है? मैं इस संबंध में पहले ही बता चुका
ये सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा कुछ बीच में हस्तक्षेप किया गया, जो कि हमारे सचिवालय संघ के संविधान के विपरीत। उसके अलावा बीच में कई विवाद उत्पन्न हुए आकर के, जिसकी वजह से ये हुआ। और कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं ऐसी थी कि जिसको पूरा नहीं कराना हमारा उद्देश्य था, उसकी वजह से कुछ विलंब हुआ। उसने बीच में 2-3 साल का कोरोना का कार्यकाल जो था, उस पीरियड में भी चुनाव कराना संभव नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि अनुशासन और विवाद पैदा होते रहे, शासन की तरफ से विवाद पैदा होते रहे। विजय सुखमई से पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण, कौन से विवाद ऐसे थे? विवाद तो कई थे, टाइम कम है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा जो डिसीजन लिया गया कि कोरोना के सचिवालय कोरोना के मध्य सचिवालय भत्ता जो मिलता था वो काट दिया गया, जबकि कोरोना के समय सचिवालय परिवार के हमारे सभी माननीय सदस्यों ने जो भी सहयोग था, 24 घंटे की ड्यूटी, लगभग 15-20 विभाग हमारे कंटिन्यू खुलते थे और उनमें हम लोगों के सभी साथी ड्यूटी करते थे। और उसके बाद अपने वेतन से जो भी सहयोग हो सका हमने प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। उसके बाद बावजूद सरकार ने काटा वेतन, और जो सचिवालय भत्ता काटा वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको रिकवर करने का, और वो रिकवर किया गया, सरकार ने दिया। देखिए, दूसरी बड़ी बात है कि दूसरे कर्मचारी नेता सौरभ सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सौरभ सिंह जी, ये चुनाव की घोषणा हुई, कर्मचारियों को कैसा महसूस हो रहा है? इस समय हर्ष की लहर है और सचिवालय में नवयुवक बहुत आ चुके हैं जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है। वो आज 12 जुलाई का वेट कर रहे हैं और अपने नए अध्यक्ष चुनने के लिए, नए लीडर को चुनने के लिए। अब मैं अध्यक्ष से बात आता हूं। अध्यक्ष जी, आप बताइए कि कर्मचारियों के लिए आपने संघर्ष किया, कर्मचारियों के लिए डिमांड की, आप क्या समझते हैं आगे आने वाले चुनाव में जो अध्यक्ष बनेंगे, क्या वो इसी प्रकार कर्मचारियों को उनका हक दिलाएंगे? भाई, मेरी तो शुभकामनाएं हैं, जो भी अध्यक्ष उनके आए और जो भी पद पे आता है उसकी ये तो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि कर्मचारियों के हितों में अपने को समर्पित करे, कार्य करे, अपने वेस्टेज और निजी लाभों को वो किनारे छोड़े और कर्मचारियों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। और जो भी निर्वाचित होकर आएगा, मैं उससे यही अपेक्षा करूंगा कि पूरी तरीके से वो समर्पित भाव से संघ को पूरा योगदान दे, संघ के सदस्यों के प्रति समर्पित होकर कार्य करे। और जैसा कि हमें समय भले ज्यादा लगा हो, लेकिन इस बीच सचिवालय कर्मचारियों की जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं थी उनका लगभग समाधान करा करके आज अपने को, मैं बिल्कुल अपने को निश्चिंत महसूस करता हूं। तो जी अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। जी, ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया, चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहां तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनता टीवी की खबर का असर हुआ है। बता दें कि फर्रुखाबाद में जिला अस्पताल में इलाज के अभाव में 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद कल करीब 11:30 बजे जिला अस्पताल लोहिया का सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने औचक निरीक्षण किया और साथ ही विधायक ने भर्ती बच्चों के परिजनों से भी इलाज के संबंध में जानकारी भी ली, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री को दी और कहा कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये जो अभी 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और मीडिया से मुझे जानकारी मिली थी कि मैं अपने बेटे के न्यायिक कार्यों से बाहर गया और मैंने जिलाधिकारी और सीएमओ फर्रुखाबाद से बात की इस संबंध में। इसमें एक जांच कमेटी बैठाई गई है, 2 बैठाई गई जैसा मुझे जानकारी मिली है। एक के ये सीएमओ इंचार्ज हैं और एक का कौन CMS इंचार्ज है। तो इन दोनों की एक तो जांच रिपोर्ट अवेटेड है। तो अभी मैं इस समय यही देखने आया था कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको समुचित इलाज मिल रहा है कि नहीं। जब मैंने देखा उनके पेरेंट्स से पूछा तो उनका कहना है कि डॉक्टर ने अटेंड किया है और मेनली ज़्यादातर मुख्यतः डायरिया के पेशेंट्स यहाँ बच्चे में। तो इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी और यहाँ पर सही सुविधाएँ मिल रही हैं कि नहीं उसको देखने के लिए। और दूसरा, कल मैं CMO और CMS दोनों CMS से बात करूँगा। एक CMS मेरे पास बैठे हुए हैं, दोनों CMS और CMO से बात करके पूरी इसकी जानकारी लूँगा। अगर जांच रिपोर्ट जब तक आ जाती है उसका संज्ञान लूँगा। उधर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने आज मथुरा वृंदावन के बीच चलने वाली इलेक्ट्रिक बस का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि उमिक स्थित अपने निवास से निकलकर उन्होंने छटिकरा रोड से गुजर रही बस को रुकवाया और उसमें कुछ दूर तक यात्रा की। हेमा मालिनी उमिक से लेकर हरे कृष्णा ऑर्चिड तक इलेक्ट्रिक बस में सवार रहीं और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले खुद इलेक्ट्रिक बस की स्थिति को जांचा। इसके बाद बस में यात्रा कर रहे अन्य लोगों से भी बातचीत की। उधर बिहार में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सपा प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन सभी जो विपक्षी दल एक होकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आज विपक्षी दलों की जो बैठक है बिहार में उसमें शामिल होने के लिए बिहार पहुंच गए हैं और निश्चित तौर पे जो 2024 के चुनाव है उसके लिए यह बैठक तय हो रही है। क्योंकि आज जो मुख्य बात है, जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को और संविधान को पूर्णतः खत्म करना चाहती है, उसको बचाने की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। उसी के लिए विपक्षी दल सभी आज एकत्रित हो रहे हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत किया जा सके और हम लोग समाजवादी पार्टी पूर्णतः बहुमत को जुटाने की कोशिश करेगी कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है और जाति जनगणना की जो हमारी मांग है, जिसको समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, संघर्ष कर रही है ग्राउंड लेवल पे, उसको भी समर्थन मिले, इस बात का हम लोग प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पे पिछली बार के चुनाव के परिणाम को देखें और आप चाहे आप इसको उस रूप में देखना चाहें, निश्चित तौर पे विपक्ष का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कम है। इसके पीछे कारण है कि विपक्षी दलों के वोट का बिखराव रहा, तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। आज विपक्ष के लोगों को ये बात धीरे धीरे समझ में आई और सभी लोग यूनाइटेड हैं, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है वो सभी के लिए प्रमुख मुद्दा है। उसी लड़ाई को सब लोग लड़ना चाहते हैं, इसीलिए मीटिंग है। और निश्चित तौर पर जब एक मत से, और जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने एक सूत्र दिया है, जो जहां बड़े भाई की भूमिका में है वहां पर उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सके। और उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता के लिए जो भी प्रयास करेगा समाजवादी पार्टी उसमें सबसे आगे दिखाई देगी, जैसा कि प्रयास आदरणीय ममता जी ने किया, आदरणीय चंद्रशेखर राव साहब ने किया और आज नीतीश जी ये प्रयास को कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सबसे आगे उस लड़ाई में दिखाई देगी।
उधर पटना में हो रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में सभी समान विचारधाराओं के लोग हैं और कहा कि जो लोग शामिल नहीं हो पाए हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा और बीजेपी को सभी पार्टियां एकजुट होकर हटाने का काम करेंगी। कि आज की जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश के संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी समान विचारधारा के लोग एक साथ खड़े हों। आज पटना में उसकी शुरुआत हो रही है और जो लोग भी अभी नहीं शामिल हो पा रहे हैं किसी वजह से या कोई उनके कारण है, तो वो आगे जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि अब देश देख रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, अप्रत्यक्ष रूप से कौन खड़ा है। और इस समय जो पोस्टर वार चल रहा है जो समाजवादी पार्टी का, तो हम तो इतना ही कहेंगे कि इस समय बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। निज स्वार्थों को छोड़कर इस देश के युवाओं, किसानों और आम आदमी और दलित, अल्पसंख्यक जितने भी है, पिछड़े, उन सब के हित में खड़े होने की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है। 65% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। अगर सभी पूरा विपक्ष एक होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 50 लोकसभा भी सीट नहीं जीत पाएगी। उधर मिर्जापुर के निष्काम सेवा आश्रम ट्रस्ट के कमरे में दरअसल 7वीं ज्योति का शव मिला है। बता दें कि कमरे के दरवाजों पर ताला लगा था और अंदर लाश थी। लाश सड़ चुकी थी और बदबू आने पर लोगों को पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि 7वीं का भूमाफियाओं से आश्रम की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल हत्या और आत्महत्या के एंगल पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला अदालत थाना क्षेत्र के बैंकवुडपुर गाँव का है। उधर जनता टीवी की खबर के चलते ही आगरा में थाना सदर पुलिस हरकत में आ गई है। बता दें आपको कि सड़कों पर स्टंटबाजी कर रहे रंगबाजों को पुलिस ने दबोच लिया है। बता दें कि बर्थडे पार्टी के बाद युवक भारत सरकार लिखी स्कॉर्पियो क्रेटा गाड़ी से स्टंट कर रहे थे और मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारत सरकार लिखी गाड़ी सहित 4 लोगों को पकड़ लिया है। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की ओर खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रतापगढ़ में एक महिला ने अपने 3 बच्चों संग की आत्महत्या, कुएं में कूद कर दी जान, परिजनों में मचा कोहराम। अमेठी में जिला कारागार में मिला 2 कैदियों का शव, प्रशासन में मचा हड़कंप, कांग्रेसी नेता की हत्या के आरोप में बंद कैदी। ललितपुर में मछली पकड़ने गए युवक की नाले में डूबकर मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। कोतवाली तालबेहट क्षेत्र का है मामला। कानपुर देहात में फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने का मामला, फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप, कमिश्नर ने दिए मामले में जांच किया निर्देश। भदोही में गैस फटने से हुआ हादसा, सिलेंडर में अधिक गैस भरना बताया जा रहा हादसे का कारण, पुलिस कर रही मामले की जांच। उन्नाव में पानी भरे गड्ढे में डूबकर 2 बच्चों की मौत, गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण में खोदा गया था गड्ढा। बीघापुर थाना क्षेत्र के अतपत गांव के है घटना। कुशीनगर में बालू लदा ट्रक पलटने से हुआ हादसा, ट्रक के नीचे आया एक व्यक्ति, सरीमगढ़ नोनिया पट्टी के पास की है घटना। कानपुर देहात में नदी में डूबा युवक, दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक, सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। उन्नाव में डीएम ने तहसील में किया निरीक्षण, फरियादियों की सुनी समस्याएं, रजिस्ट्रार कानून वो को भी लगाई फटकार। प्रयागराज में एसटीएफ को मिलेगी बड़ी कामयाबी, नकली नोट की तस्करी करने वाला एक बदमाश गिरफ्तार, बदमाश पर था 25,000 का इनाम। रायबरेली में बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का किया बखान, 9 सालों को बताया बेमिसाल। कानपुर देहात दबंग ने अपनी ही बहनोई के साथ की मारपीट, कैमरे में कैद हुई घटना,
पुलिस ने दबंग को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में नाबालिग दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली, किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी लगा आरोप। कानपुर देहात में फर्जी लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। पीड़ित ही निकला लूट का लुटेरा। दरअसल घर से बरामद हुए 4 लाख रुपए। इटावा में ट्रक और कार की हुई जबरदस्त भिड़ंत, तो 2 युवकों की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में भूकंप के बचाव को लेकर दरअसल एनडीआरएफ ने की बैठक। सीएमओ, सीएफओ, एआरटीओ सहित सभी अधिकारी मौजूद। एनडीआरएफ, एडीएम ने समस्त अधिकारियों को दिए भूकंप से बचाव के निर्देश। बलिया में थाने में 2 दिनों से भटक रही वृद्ध महिला, मारपीट का मुकदमा दर्ज करने आई महिला, पुलिस प्रशासन बना बेसुध। महोबा में बारिश में खुली रेलवे विभाग की पोल, रेलवे का अंडरब्रिज हुआ जलमग्न। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।